अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। हम भी ठीक है। अफाक अहमद, प्रेजेंट सर। अफाक कैसर, अफाक कैसर, एमन जलाल, प्रेजेंट सर। अलिशबा नाज। प्रेजेंट सर। ओके सर। अफाक कैसर टाइम पर ही आ गया। सर अलीशा नाज प्रेजेंट। सर माइक ऑफ था, ओ माइक इशू कर रहा था। ठीक है, अफाक अटेंडेंस हो गई आपकी। अलिशा आपकी भी अटेंडेंस हो गई है। आमना नजीर, आमना नजीर, आमना नजीर, अक्सा, प्रेजेंट सर। अज़का, अज़का, अमान नईम, सर ईमान नईम प्रेजेंट। फिजा नईम, प्रेजेंट सर। गफरा बतूल। प्रेजेंट सर। गफरा, ये स्लाइड शेयर कर दी थी सभी स्टूडेंट के साथ? यस सर, ये भी शेयर कर दी थी, वो बुक भी शेयर कर दी थी बस ठीक है। ग्रुप में। हसनैन, अच्छी बात है। हसनैन सईद, हसनैन सईद, ईशा शाहिद, ईशा शाहिद, इज़ा फातिमा, यस सर। काशिफ खान, काशिफ खान, खदीजा परवीन, प्रेजेंट सर। लाइबा हफीज, प्रेजेंट सर। मलाइका खान, मलाइका खान, मरियम लियाकत, मरियम लियाकत,
मरियम अकमल, Present, sir. मोहम्मद औरंगजेब, मोहम्मद औरंगजेब, निमरा, निमरा कज़ाफ़ी, Present, sir. नौमान मुनव्वर, नौमान मुनव्वर, नूर सरोश, नूर, राबिहा, Present, sir. रबिया महम, Present, sir. सिदरतुल मुंतहा, सिदरा, सुभान बाबर, सुभान बाबर, सैयदा फातिमा जबीन, सैयदा फातिमा जबीन, यूसुफ अली गोविंदन, यूसुफ अली, वो स्टूडेंट नाम सुनना जो इस क्लास में एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। आमना नज़ीर, अज़का, हसनैन सईद, ईशा शाहिद, काशिफ खान, मलाइका खान, मरियम लियाकत, मोहम्मद औरंगजेब, नौमान मुनव्वर, नूर सरोश, सिदरतुल मुंतहा, सुभान बाबर, सैयदा फातिमा जबीन, यूसुफ अली। जी अफाक कैसर, अफाक कैसर, अफाक मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अफाक कैसर, लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था? अलिशबा नाज, सर अलीशा नाज। सॉरी, अलीशा नाज। सर लास्ट टाइम हम लोगों ने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने वर्क डन के बारे में पढ़ा था कि जब कब वर्क डन होगा, जब प्रेशर अप्लाई होगा और वॉल्यूम चेंज होगा। और कंप्रेशन और एक्सपेंशन वर्क के बारे में पढ़ा था, और फिर आपने न्यूमेरिकल्स कराए थे हमें प्रैक्टिस क्लास में। जी निमरा, सर यही बताना था कि लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने। लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल वर्क डन के कर लिए थे कंप्लीट। यस सर। आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो है एंथैल्पी। एंथैल्पी हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? नो पढ़ा सर था ये सर। नहीं पढ़ा। नो सर। चलिए आज हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ना है।
इंथाल्पी बेसिकली जो है सिस्टम की टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंथाल्पी, और इंथाल्पी को हम शो करते हैं इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, यानी कि इंथाल्पी जो है वो इक्वल होती है इंटरनल एनर्जी के प्लस पीवी के। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी सिस्टम को परफॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास 2 मीटर को हम कांस्टेंट रख सकते हैं। एक पैरामीटर आता है कि आप लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, दूसरा पैरामीटर आता है कि आप लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रख सकते हो। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था, लास्ट टाइम में, जिसमें हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके मुताबिक ईमान नहीं, यस सर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है? सर W is equals to minus P delta V। ये लास्ट टाइम हमने जो स्टडी किया था उसमें वर्क, एक्सटर्नल वर्क के लिए नेगेटिव यूज हुआ था और पॉजिटिव इंटरनल वर्क के लिए। ये इक्वेशन थी जो हमने लास्ट टाइम स्टडी की थी, जिसके मुताबिक डेल्टा ई जो है वो इक्वल है हीट प्लस वर्क के, और वर्क जो है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ये जिस वक्त आप लोगों ने न्यूमेरिकल परफॉर्म किए थे तो उस कंडीशन में कैलकुलेट किया था कि वर्क जो है उस पर पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, नेगेटिव साइन भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि सिस्टम पर वर्क हो रहा है या सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो उस कंडीशन में W जो है वो नेगेटिव में होगा, और अगर सिस्टम पर वर्क होगा तो उस कंडीशन में W जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा। और इसी मैथमेटिकल फॉर्म को यहाँ पर जो है वो जस्ट रीअरेंज करके लिखा हुआ है। तो वहां पर जो लिखा हुआ था वो P डेल्टा V हमें पता है कि W के इक्वल है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर W की जगह पर जस्ट P डेल्टा V वैल्यू पुट की हुई है, बाकी टोटल वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की इक्वेशन ही यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर जो डिफरेंस है, जस्ट यहाँ पर जो साइन है वो नेगेटिव फॉर्म में है, और इनिशियल जो हमने स्टडी की थी इक्वेशन उसमें यहाँ पर साइन जो था वो प्लस में था, क्योंकि उसमें वर्क डन जो है वो यानी कि सिस्टम पर वर्क हो रहा था, यहाँ पर जो है वो सिस्टम वर्क कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन है। वहां पर जो है सिस्टम पर वर्क हो रहा था, इसलिए वहां पर पॉजिटिव साइन। ये इंटरनल एनर्जी की है, ये अभी हम एंथैल्पी की इक्वेशन नेक्स्ट में हमने करनी है। ये पहले इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमने एंथैल्पी को कंपेयर करना है इंटरनल एनर्जी के साथ और हीट के साथ। इसलिए पहले हमें इंटरनल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें क्या अफेक्ट होता है जिस वक्त हम वॉल्यूम या प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। अजीजा, जी सर, ये जो आप नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन की बात कर रहे हैं ना, आपने लास्ट टाइम ये नहीं बताया था कि वर्क डन सिस्टम भी हो तो वो पॉजिटिव होता है और बाय द सिस्टम हो तो नेगेटिव होता है। आपने सिर्फ ये बताया था कि जो प्रेशर होता है ना सराउंडिंग और सिस्टम का, हम लोग उसको कंपेयर करके इनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाते हैं, तो ये बता दें। मैंने असल में ये कहा है कि हमने जिस वक्त ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे तो उस कंडीशन में न्यूमेरिकल में वर्क के साथ बाद के साथ पॉजिटिव साइन आ रहा था, बाद के साथ नेगेटिव साइन आ रहा था। जी सर, ठीक है, मैंने वो चीज क्लियर की है कि जिस वक्त पॉजिटिव साइन आ रहा था, जिस वक्त नेगेटिव साइन आ रहा था, उसके रीजन किया है कि अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम पहले ज्यादा था और बाद में वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, उसका मतलब है कि सिस्टम पर वर्क हुआ है। और जिस वक्त सिस्टम पर वर्क होगा तो उस कंडीशन में W जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा।
Yes, sir. वर्क जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा। और अगर सिस्टम वर्क करेगा तो उस कंडीशन में इनिशियल वॉल्यूम कम होगा, फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि सिस्टम ने वर्क किया है। जिस वक्त सिस्टम वर्क करेगा तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, और उस कंडीशन में W की वैल्यू जो है वो नेगेटिव फॉर्म में होगी, वर्क के साथ नेगेटिव साइन होगा। ठीक है सर, लेकिन जब हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे तो तब हम लोग इंटरनल प्रेशर को नेगेटिव ले रहे थे, तो हम लोग इंटरनल प्रेशर को हम नेगेटिव नहीं ले रहे थे, हम प्रेशर की Positive वैल्यू लेते को हैं जो उसको। इक्वेशन है उसकी जगह पर हम वैल्यू पुट कर रहे थे। इंटरनल एनर्जी तो हमने कैलकुलेट ही नहीं की थी। सर इंटरनल प्रेशर की बात कर रही हूँ, वो पॉजिटिव था और एक्सटर्नल जो था वो नेगेटिव ले रहे थे। जी, Yes, sir, न्यूमेरिकल ऐसे ही में था। हमारे पास जितने भी प्रेशर थे न्यूमेरिकल के अंदर वो एक्सटर्नल प्रेशर ही थे, इसी वजह से उसके साथ हम नेगेटिव साइन यूज कर रहे थे। जिस तरह हमारे पास, मैं आपको न्यूमेरिकल लेके चेक करवा देता हूँ उसको, सर कुछ अगर एप्पलों से एक्सटर्नल क्लियर हो प्रेशर जाएगा। होगा तो सिस्टम पे वर्क डन नहीं हो रहा होगा, तो वो ये पॉजिटिव नहीं देखें, होना चाहिए। ये एक मिनट, ये देख लें कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना। इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 12 है, फाइनल वॉल्यूम जो है वो 14.5 है, यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और जी जिस सर। वक्त हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जिस वक्त हम W को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास W के साथ माइनस साइन आता है। Yes, sir. तो यहाँ पर एक्सपेंशन हो रही है, और जिस वक्त एक्सपेंशन होगी तो उस कंडीशन में सिस्टम वर्क करेगा, उसी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और जिस वक्त वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास वर्क के साथ नेगेटिव साइन हासिल होगा। ठीक है, और जिस वक्त अगर यही वॉल्यूम डिक्रीज होता, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होता और फाइनल वॉल्यूम कम होता, तो उस कंडीशन में इसका डिफरेंस जो है वो नेगेटिव फॉर्म में हासिल होना था। और जिस वक्त ये नेगेटिव फॉर्म में वॉल्यूम हासिल होता तो उसको हम जिस वक्त इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये प्लस फॉर्म में वर्क Positive work. हासिल होना था। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो प्लस फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि हमारे पास वर्क जो है वो नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगा। अगर चेंज इन वॉल्यूम प्लस नेगेटिव फॉर्म में है तो उस कंडीशन में वर्क हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में हासिल होगा। जिस वक्त चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव में उसी वक्त होगा जिस वक्त फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा और इनिशियल वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास W जो है वो नेगेटिव फॉर्म में होगा, और अगर वॉल्यूम सिस्टम का डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में वर्क जो है हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में हासिल होगा। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है हम लोग इसको किस तरह से नेगेटिव लेते हैं? मैंने कहा था कि आप लोगों का जो प्रेशर है एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और जो भी चीज एक दूसरे के अपोजिट होती है तो एक प्लस में होगी, सेकंड जो है वो नेगेटिव साइन के साथ होगी, क्योंकि दोनों को सम करते हैं तो उसके कंडीशन में हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो 0 हासिल होता है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम प्लस सराउंडिंग की स्टडी की थी, तो उसमें हमने जो है वो साइन एक के साथ पॉजिटिव लिखा था तो दूसरे के साथ नेगेटिव साइन आता था। जिस तरह ये हमारे पास है सर इस तरह तो टोटल फिर हम लोग इंटरनल प्रेशर के साथ भी नेगेटिव लगा सकते थे। इंटरनल प्रेशर के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है, बेसिकली हम इंटरनल प्रेशर के बारे में हमें पता ही नहीं होता है कम है, ज्यादा है, या उसकी क्या वैल्यू है। हम उसको जस्ट कंपेयर करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। अब इंटरनल प्रेशर में अंदर तो आप जा नहीं सकते ना ही हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम इंटरनल पहले चेक करें कि इंटरनल प्रेशर क्या है, तब जाके हमें बाहर वाले का पता चले। बाहर वाले का हमें पता होता है कि कितनी वैल्यू है, क्योंकि उसको हम इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं। और जिस वक्त इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में मूवेबल पिस्टन जो है, ये वाला पिस्टन जो है वो मूव नहीं करता है, जिससे हम आसानी से बता सकते हैं कि बाहर वाला अगर 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इनर भी 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा।
अदरवाइज मूवेबल पिस्टन ने ऊपरवर्ड यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। जिस वक्त तक सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर इक्वल नहीं होता उस वक्त तक इस मूवेबल पिस्टन ने मूव करना है। इसी वजह से हम बाहर वाले प्रेशर को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हम बाहर वाले प्रेशर की मदद से इंटरनल प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। जी सर, आ गया समझ। ठीक है, इसके बाद हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी जिसके मुताबिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा बी। अब इसमें हमने पढ़ा है कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में या तो हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख सकते हैं या फिर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं। अब हमने ये चेक करना है कि जिस वक्त हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं या प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास केमिकल इक्वेशन में क्या चेंजिंग आ सकती है। अब जिस तरह ये इक्वेशन है, अगर हम इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं इसका मतलब है कि प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जितनी वैल्यू पहले है उतनी ही वैल्यू बाद में होगी। अब जिस वक्त प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में डेल्टा ई पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई अफेक्ट नहीं होगा प्रेशर के चेंज होने से। क्यू जो हीट है उस पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, उस पर कोई अफेक्ट नहीं होगा, उसकी वैल्यू जैसे पहले चेंज होती थी बाद में भी उसी तरह चेंज होनी है। अब प्रेशर की वैल्यू वैसे ही कांस्टेंट है, डेल्टा बी जो है वो भी यानी कि उसका भी कोई इस पर कोई वो नहीं होगा, अगर चेंज हो रही है तो चेंज ही होगी, अगर कम हो रहा है तो कम होगा वॉल्यूम, यानी कि चेंज होगा, प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा कि प्रेशर। इसका मतलब है कि कांस्टेंट प्रेशर पर इस इक्वेशन में कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो तो उसकी वजह से वो फैक्टर आपके पास जीरो हो जाए। इसका मतलब है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे जो वेरिएबल थिंग्स हैं जो चेंज होने वाली है उन्होंने चेंज होना ही है। जिस तरह वॉल्यूम है इसने चेंज होना ही है प्रेशर को कांस्टेंट रखने से, इंटरनल एनर्जी जो है इसने भी चेंज होना है। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में जिस वक्त आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी और इसके साथ वॉल्यूम भी चेंज होगा, इसके साथ वर्क भी होगा। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो इसका मतलब है कि वर्क भी होगा। अब दूसरा फैक्टर हम चेक करते हैं कि जिस वक्त हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, जिस वक्त हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो इसका मतलब है वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी तो चेंज हो सकती है और हीट जो है वो भी जो है उसकी अमाउंट भी वेरिएबल हो सकती है। इसका मतलब है जिस वक्त हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है तो उस कंडीशन में डेल्टा वी की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। जीरो का मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है कि इनिशियल वॉल्यूम भी सेम है, फाइनल वॉल्यूम भी सेम है। कि इनिशियल वॉल्यूम अगर 20 था तो फाइनल वॉल्यूम भी 20 होगा। और डेल्टा वी जो है वो डिफरेंस इन वॉल्यूम होता है, यानी कि फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को हम माइनस करते हैं। अगर पहले वॉल्यूम 20 था बाद में भी 20 था तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में जीरो वॉल्यूम हासिल होगा। और जिस वक्त हम डेल्टा बी की जगह पर जीरो वैल्यू पुट करते हैं तो उस कंडीशन में इसको जीरो को पी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट में जीरो वैल्यू ही हासिल होगी। इसका मतलब है कि जिस वक्त वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जस्ट हीट पर डिपेंड करेगी। तो उस कंडीशन में वर्क नहीं होगा, जितने भी इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास या तो हीट जो है सिस्टम में ऑब्जर्व होगी या सिस्टम से रिलीज होगी, कोई भी वर्क नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म यही होगी जो लिखी हुई है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में यही मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो जस्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू का इक्वल होगी, यानी कि ये वाला फैक्टर जो है उसमें जीरो हो जाएगा। ठीक है, कि जिस वक्त हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में हीट जो है वो इक्वल होती है
डेल्टा ई के, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। और इसके साथ अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं या प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में हम क्यू के साथ वही अब्रिविएशन यूज करते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है तो इसी वजह से क्यू के साथ स्मॉल v यूज किया हुआ है। अगर आप लोग इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों ने क्यू के साथ स्मॉल p यूज करना है। तो ये वाली जो आप लोगों के पास इक्वेशन है इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो ये वैल्यू इधर आकर प्लस हो जाती है, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी। अब Q के साथ हम वो साइन यूज करते हैं, वो स्मॉल वर्ड यूज करते हैं जो हमने कांस्टेंट रखा है। कांस्टेंट हमने या तो वॉल्यूम को रख सकते हैं या प्रेशर को रख सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो उस कंडीशन में Q के साथ स्मॉल v यूज करेंगे, और अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो उस कंडीशन में हम Q के साथ स्मॉल p यूज करेंगे, जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। तो ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास हासिल हुई है वो उस वक्त हासिल हुई है कि जिस वक्त वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। ये स्मॉल अब्रिविएशन हमें ये इंडिकेट कर रही है कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, इसकी परफॉर्मेंस के दौरान हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। अगर यहाँ पर स्मॉल p होता तो उसका मतलब था कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्मेंस के दौरान हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। ठीक है, ये दो चीजें हैं जिनको हमने कांस्टेंट रख सकते हैं और उसकी बेस पर ही हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म हासिल होती है। अब पहले वाली ये वाली जो फॉर्म है उस वक्त है जिस वक्त हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू हासिल होती है। और सेकंड वैल्यू अगर सॉरी ये हमारे पास जो थी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने से हासिल हुई है, और सेकंड जो है जिस वक्त हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास ये वैल्यू हासिल होती है। और ये दोनों ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की जो मैथमेटिकल फॉर्म है उससे हमने डिराइव की है कि जिस वक्त फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को हम यूज करते हैं तो उस कंडीशन में अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं या वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पर क्या अफेक्ट होता है, यह उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं या वॉल्यूम को, इसका मतलब है कि जिस वक्त हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो उस कंडीशन में हीट जो है वो इक्वल होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के प्लस वर्क के, यानी कि पी डेल्टा बी के। और अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में क्यू जो है हीट जो है वो इक्वल होगी जस्ट चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। अब इसको हमने चेक करना है कि इंथैल्पी जो है उसका और इसका क्या रिलेशन होता है। इंथैल्पी की मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो इक्वल होती है H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। यहाँ पर H जो है वो इंथैल्पी है, E जो है इंटरनल एनर्जी है, और P जो है प्रेशर है, B जो है वो वॉल्यूम है। अगर हम चेंजिंग करते हैं, इसमें कांस्टेंट प्रेशर पर कोई भी वेरिएशन लेकर आते हैं तो उस कंडीशन में यही इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में हासिल होती है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू पी डेल्टा बी। और ये फॉर्म उस वक्त है जिस वक्त आप लोगों के पास इक्वेशन जो है उसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन जो बनती है वो डेल्टा इनटू पी डेल्टा पी बी है। इसका मतलब है कि डेल्टा जो है पी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ वी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि डेल्टा पी की वैल्यू कांस्टेंट ही रहनी है। इसी वजह से हमने इस डेल्टा को पी के साथ यूज नहीं किया है, हम इसको जस्ट वी के साथ यूज कर रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर की वैल्यू फिक्स होनी है, सिर्फ वॉल्यूम ही चेंज हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये इक्वेशन बनती है डेल्टा एच यानी कि चेंज इन इंथैल्पी जो है वो इक्वल है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के प्लस पी डेल्टा वी के। और हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है उससे ये प्रूव किया था कि ये वाली वैल्यू जो है वो इक्वल होती है क्यू पी के, जिस वक्त हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक क्यू पी जो है वो इक्वल है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी, और इंथैल्पी के मुताबिक डेल्टा एच जो है वो भी इक्वल है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी।
इसका मतलब है कि इसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, और जिस वक्त हम ये वैल्यू इसकी जगह पर पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब है कि हम जिस वक्त प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो जितनी भी इंथैल्पी चेंज होगी वो हीट के इक्वल होगी। इसका मतलब है कि जितने भी आप लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हो एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो उस कंडीशन में जितनी भी इंथैल्पी सिस्टम की चेंज होगी वो हीट के इक्वल होगी। ये इक्वेशन हमें ये बताती है। अब इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि इस इक्वेशन पर वॉल्यूम का क्या इफेक्ट है, कि वॉल्यूम को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में इसमें क्या चेंजिंग आ सकती है। जिस वक्त हमको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो उस कंडीशन में ये फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा, तो डेल्टा बी जो है वो 0 हो गया क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। और जिस वक्त ये फैक्टर कांस्टेंट हो गया तो 0 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 वैल्यू हासिल होगी, और उस कंडीशन में हमारे पास डेल्टा एच जो है वो सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में चेंज इन इंथैल्पी जो है वो इक्वल होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। और अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में हमारे पास चेंज इन इंथैल्पी जो है वो इक्वल होगी हीट के। ठीक है, कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं या वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो उसकी बेस पर हम ये बता सकते हैं कि सिस्टम की जो इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि हीट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके साथ इंथैल्पी को भी इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मदद से। तो उसके जरिए ही हम अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि इंथैल्पी चेंज जो है वो हीट के इक्वल है, और अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि इंथैल्पी चेंज जो है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल है। ये हमें मैथमेटिकल फॉर्म से प्रूफ हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर इसके बाद नेक्स्ट है कि जनरल गैस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी है जिसके मुताबिक PV इज इक्वल टू nRT है। ये आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ी है, मैट्रिक में भी पढ़ी है, और ये आप लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़नी है कि आप इसको किस तरह कैलकुलेट करते हो और ये मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास किस तरह हासिल होती है। ये आप लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़नी है। इसके मुताबिक PV इज इक्वल टू nRT है। अगर हम इसमें चेंज करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर तो उस कंडीशन में यही इक्वेशन आप लोगों के पास हासिल होती है, P डेल्टा B इज इक्वल टू डेल्टा nRT। यानी कि यहाँ पर आप लोगों के पास डेल का साइन आ जाएगा और उसके साथ ये वाली वैल्यू, और यहाँ पर R जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है चेंज क्या हो सकता है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, और इंथैल्पी चेंज जो है वो भी इक्वल है डेल्टा E प्लस P डेल्टा B के। अब P डेल्टा B की वैल्यू अगर आप लोग इस इक्वेशन में पुट करते हो तो ये P डेल्टा B इज इक्वल टू डेल्टा nRT, इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करते हो तो आपके पास यही इक्वेशन जो है वो हासिल होगी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। जिस तरह आपके पास इक्वेशन जो है वो है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। यही है
जो अभी हमने देखी है कि आपके पास एंथैल्पी जो है वो इसके इक्वल होती है। और आप लोगों ने दूसरी इक्वेशन जो पढ़ी है जनरल गैस इक्वेशन की, उसके मुताबिक पीवी जो है वो इक्वल होता है एन और पी के। अब हमें पता है यहाँ पर पी प्रेशर है, बी जो है वो वॉल्यूम है, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है, और जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है, टी जो है वो टेम्परेचर है, और इसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। इसका मतलब है अगर हम इसमें चेंज यानी कि लेकर आना चाहते हैं तो उस कंडीशन में यही इक्वेशन आप लोगों के पास जो है वो हासिल होती है, पी वी इज इक्वल टू डेल्टा एन और टी। ठीक है, और हमें पता है कि पी वी यानी कि अगर यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारे पास ये इक्वेशन जो बनती है वो बनती है पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन और टी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये इसकी वैल्यू हम इसको पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एन आर टी। अब इस इक्वेशन से हमें क्या इंडिकेशन होती है कि डेल्टा एच जो है चेंज इन इंथैल्पी जो है वो एक जो है डेल्टा एच जो है वो डिपेंड कर रहा है कि आपके पास रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो अभी डिराइव की थी उस कंडीशन में एट कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा एच जो है वो डेल्टा ई के इक्वल थी। ठीक है, अगर हमें ये पता है कि केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बता सकता है? सर मैं ऐसा बोल नंबर रहा हूँ। एन जो है mass into नहीं सर, यहाँ पर डेल्टा एन जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स। सर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हम केमिकल इक्वेशन से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप लोग डिफरेंस निकालते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स से रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये n की वैल्यू हासिल होगी। अब ये n की वैल्यू जो है वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं या प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। क्योंकि आप लोगों ने डेल्टा एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होंगे उनमें से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को माइनस करना है। अगर ये वैल्यू ज्यादा है यानी कि प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है और रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो उस कंडीशन में इसका आंसर जो है वो प्लस में आएगा। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा कम है
और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव फॉर्म में हासिल होगी। अगर हम डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 5 हैं, यानी कि अगर आप लोग एन कैलकुलेट करना चाहते हो और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स 6 हैं और रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं, तो इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास प्लस का 2 वैल्यू हासिल होगी। और इसी तरह अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, यानी कि सपोज उसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 4 हैं और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 6 हैं, तो उस कंडीशन में यही वैल्यू आप लोगों के पास जो है वो -2 में हासिल होगी। अब इस कंडीशन में इसके साथ साइन जो है वो नेगेटिव का है। ठीक है, ये चीज नजर आ रही है सभी को? यस सर। इसका Yes, मतलब sir. है कि आप लोगों के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं केमिकल इक्वेशन से वो ये बता सकते हैं कि डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो प्लस में होगी या माइनस में होगी। और अगर प्लस में होगी या माइनस में होगी तो उस बेस पर हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन की इंथैल्पी ज्यादा है या फिर इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, सपोज आपके पास ये वैल्यू जो है डेल्टा एन की वैल्यू प्लस में हासिल हो जाती है, प्लस में होगी, सपोज कर रहे हैं हम, ये वैल्यू अगर आप लोगों के पास प्लस में हासिल होती है, प्लस का मतलब है कि हम इस इक्वेशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कुछ वैल्यू को ऐड करेंगे तब ये इंथैल्पी के इक्वल होगी। इसका मतलब है चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कम है। ठीक है, सर ये बात प्रूव करते हैं। ये इक्वेशन जो हमारे पास लिखी हुई है जिसके मुताबिक डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी है, अगर हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जितनी भी आपके पास वैल्यू हासिल होती है डेल्टा एन आर टी, उसको हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी में प्लस करेंगे तभी चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल होगी। अदरवाइज अगर प्लस नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में कम होगी। क्योंकि कह रहा हूं अगर आप लोग इसमें, क्योंकि अगर प्लस साइन है तो इसका मतलब है कि ये इक्वल का साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि चेंज इन इंथैल्पी जो है वो इक्वल है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा एन आर टी, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी में अगर हम ये वैल्यू ऐड करेंगे तो तब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी के इक्वल होगी। अदरवाइज इंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कम होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? नहीं सर। अब इक्वल का मतलब होता है कि ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अब जिस तरह इसकी जगह पर हम सपोज वैल्यू लिखते हैं 10, तो आपके पास चेंज इन इंथैल्पी जो है वो 10 वैल्यू है। इसके साथ अगर इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो 7 है, तो इसका मतलब है कि ये टोटल वैल्यू जो है वो 3 होगी। प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि इसमें सम हो रही है। यहाँ तक क्लियर है? अब इन दोनों को जमा करेंगे तो उस कंडीशन में ये 10 के इक्वल होंगे। अगर हम इस वैल्यू को ऐड नहीं करते तो वो इंडिकेट करती है कि 10 जो है वो 7 से ग्रेटर वैल्यू है। इसी तरह है 10 की वैल्यू जो है वो 7 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर ये प्लस साइन में है तो उस कंडीशन में ये वैल्यू जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी कम है और चेंज इन इंथैल्पी जो है वो ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू को ऐड करेंगे तो तब ये दोनों वैल्यू कंबाइन होकर इस
चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल होंगी, अदरवाइज ये इससे कम होगी। ठीक है, ये उस कंडीशन में है जिस वक्त यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, तो यानी कि नंबर ऑफ मोल जो है वो प्लस में होंगे, तो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम हो, तो उस कंडीशन में इंथैल्पी चेंज जो है वो इंटरनल एनर्जी से ज्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि इस इक्वल का साइन का मतलब ये होता है कि आपके पास जितनी वैल्यू ये है इसके दूसरी साइड पर भी टोटल उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए। और प्लस का मतलब ये है कि आप लोग इन दोनों को जमा करते हो तो उस कंडीशन में ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल होगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ अभी? सर हो गया। इसके साथ अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, कि आपके पास प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स कम हो और रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन आपके पास जो हासिल होगी लास्ट में वो माइनस की फॉर्म में होगी, यानी कि चेंज इन इंथैल्पी जो है वो इक्वल होगी डेल्टा एन डेल्टा ई माइनस डेल्टा एन आर टी, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू कोई 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और वो नेगेटिव में होगी, जिस तरह ये आपके पास वैल्यू हासिल हुई थी, क्योंकि जिसमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा थे और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम थे। अब ये वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि इसमें से हम इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो तभी ये इसके इक्वल होगी। इसका मतलब है कि अगर इंथैल्पी चेंज जो है वो 10 है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर -3 है, तो इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो 13 होगी, क्योंकि 13 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तब ये वैल्यू इसके इक्वल होगी 10 के। अब ये वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है कि ये 13 जो है वो 10 से ग्रेटर अमाउंट है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज इन इंथैल्पी से ज्यादा वैल्यू हासिल होगी। और ये हम किस बेस पर कब बता सकते हैं? ये हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से बता सकते हैं कि आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज्यादा है या इंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है। अब देखें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप लोग कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। एक आप लोग ये प्रोवाइड कर सकते हो कि वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, आप लोग ये बता सकते हो कि वर्क जो है वो एक्सपेंशन वर्क है या कंप्रेशन वर्क है, आप लोग ये बता सकते हो कि वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप लोग ये बता सकते हो कि इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से कि इंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है, चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है या चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। और ये सारी चीजें हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से ही बता सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो पता है कि आपके पास ये जी अमान नहीं, अब मैं इसके साथ आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपने बताया और साथ में क्लियर भी कर रहा हूँ कि इसमें किस तरह इसकी वैल्यू डिफरेंट आती है। सपोज ये आपके पास एग्जांपल है, सपोज ये आपके पास एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 6 हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 7 हैं। अब डेल्टा एन जिस वक्त हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 7 - 6 होगा। अब इसका मतलब है कि उसका आंसर जो है +1 वैल्यू हासिल होगी, और जिस वक्त +1 वैल्यू हासिल होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास चेंज इन इंथैल्पी जो है
वो ग्रेटर वैल्यू होगी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है उसकी कम वैल्यू होगी। ये आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है जो बैलेंस्ड फॉर्म में है। अब इस कंडीशन में आपके पास प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो ज्यादा है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम है। जिस वक्त हम डेल्टा एन की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा एन जो है वो इक्वल होगा 7 माइनस 6। 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हासिल होती है +1। और +1 अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ये जो आपके पास इक्वेशन है, तो उस कंडीशन में आपके पास ये वैल्यू इधर आकर प्लस है, तो इस कंडीशन में आपके पास डेल्टा एच इक्वल होगी डेल्टा ई प्लस एन की जगह पर 1, साथ में आर टी भी कोई वैल्यू है और वो भी प्लस में है। और जिस वक्त ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी में हम उस वैल्यू को प्लस करेंगे तो इसका मतलब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू इंथैल्पी से कम है। और ये हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से इंडिकेट हो रहा है। और अगर आपके पास ये होता कि आपके पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो ज्यादा होते और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम होते, तो उस कंडीशन में ये जो आपके पास इक्वेशन है इसके साथ ये प्लस का साइन आना था। और जिस वक्त आप इसका साथ प्लस का साइन लिखते हो तो उस कंडीशन में इस इंथैल्पी चेंज में इस वैल्यू को प्लस करेंगे तो तभी वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। इसका मतलब है तो अगर आपके पास रिएक्टेंट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा हो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम हो, तो उस कंडीशन में आपके पास इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी और चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू कम होगी। और अगर आपके पास प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम हो, तो उस कंडीशन में आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी और सेकंड में आपके पास सेकंड ऑप्शन होगी। इसका मतलब है कि चेंज इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हासिल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम ये बता सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है या इंथैल्पी चेंज की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब है अगर हमारे पास चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर देन 0 है यानी कि प्लस फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में हमारे पास इंथैल्पी चेंज की वैल्यू ज्यादा होगी और इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू कम होगी। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं डेल्टा एन की वैल्यू माइनस में है, माइनस का मतलब है कि रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो उस कंडीशन में हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज्यादा वैल्यू होगी और इंथैल्पी चेंज की वैल्यू कम होगी। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया है? यस सर। और इंथैल्पी चेंज जो है आप लोगों को पता है कि जब भी किसी भी चीज की चेंजिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। यानी इंथैल्पी चेंज का मतलब है फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी। यानी कि प्रोडक्ट की इंथैल्पी को रिएक्टेंट की इंथैल्पी से माइनस करेंगे तो हमारे पास चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू हासिल होगी। ठीक है। इसके बाद है कि अगर हम किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं तो उस कंडीशन में हमें उस केमिकल इक्वेशन के फिजिकल स्टेट जो है वो भी साथ में लिखना लाजमी है। अगर आप लोग फिजिकल स्टेट को सही नहीं लिखते तो उस कंडीशन में हम इंथैल्पी चेंज के बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसकी एग्जांपल के लिए
लिए ये दो इक्वेशन गिवन है, जिसमें जस्ट वाटर मॉलिक्यूल को एक इक्वेशन में गैस फेज में लिखा हुआ है, सेकंड में जो है वो लिक्विड फेज में लिखा हुआ है। अब जिसमें गैस फेज में है उस कंडीशन में एंथैल्पी चेंज की वैल्यू जो है वो -2043 किलो जूल एनर्जी है। और जिस वक्त वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपके पास एंथैल्पी चेंज की वैल्यू जो है वो 20। अब डिफरेंट वैल्यू है ना, अगर हम इसका फिजिकल अपीयरेंस को नहीं लिखते तो हमें तो नहीं पता कि ये वैल्यू हमने लिखनी है या ये वैल्यू हमने लिखनी है, ये हमें जस्ट इसकी फिजिकल अपीयरेंस से इंडिकेट होता है। अब यहाँ पर ये गैस फेज में है, यहाँ पर ये लिक्विड फेज में है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है वो भी डिफरेंट ही हासिल हो रही है। अब कौन बताएगा इन दोनों में से हायर वैल्यू क्या है? इजा कुछ पूछना है? नहीं सर, नहीं पूछना कुछ। सर -2043 किलो जूल होगी। वो सर 2219 बड़ी होगी। आपका हैंड रेज था ना, इसलिए मैंने पूछा। सर 2219 Alicia बड़ी नाथ। होगी। सर 2219 बड़ी है। 2219 बड़ी है सर, वो नेगेटिव साइन तो रिलीज को वो इंडिकेट कर रहा है ना Yes, कि sir. एनर्जी रिलीज हो रही है। सही है, नेगेटिव साइन बिल्कुल बस ये ठीक है। इंडिकेट कर होता है कि वो रिलीज हो रही है हीट। अब इजा इसकी रीजन बता सकते हो कि इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है और इसमें एनर्जी कम रिलीज हो रही है, इसकी रीजन क्या है? सर वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पर तो नंबर ऑफ मोल्स सेम है दोनों केमिकल इक्वेशन में। ये देखिए, इसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स उनकी हैं स्टेट पे उतने क्योंकि ही उसकी इसमें स्टेट number of डिफरेंट moles है, हैं। उस गैस की फिजिकल स्टेट स्टेट ज्यादा अपार्ट होता है लिक्विड से। जी अमान बिल्कुल ठीक है, वो फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी भी कंपाउंड को सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि उस कंडीशन में मॉलिक्यूल एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह जिस वक्त हम लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में भी हम एनर्जी को सप्लाई करते हैं, एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, जिस एनर्जी को मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्ब करते हैं और उसी कंडीशन में वो लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट होते हैं। इस कन्वर्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूल गैस फेज में कन्वर्ट होने की लिक्विड वाले मॉलिक्यूल जो है एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके बाद बाकी एनर्जी को वो रिलीज करते हैं। इसका मतलब है कि जिस वक्त वो लिक्विड गैस फेज में कन्वर्ट हो चुके हैं उस कंडीशन में उन्होंने कुछ एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया हुआ है, उसके बाद रिमेनिंग एनर्जी जो है उसको जस्ट रिलीज किया है। इसी वजह से इसकी वैल्यू जो है वो कम है। और फेज में है तो उस कंडीशन में उसने वही एनर्जी जो रिक्वायर है लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट कर। इस कंडीशन में आप लोगों ने इसके नंबर ऑफ मोल्स भी शो करने हैं, यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। इसके साथ आप लोगों ने इसके स्टेट जो है वो भी शो करनी है, और इस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं केमिकल
हासिल होती है। इसका मतलब है कि अगर आप लोग इसको नंबर ऑफ मोल्स को एग्जैक्टली या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप लोग एग्जैक्टली वर्क हो रहा है या कंप्रेशन वर्क हो रहा है कि इंटरनल एनर्जी है या वर्क डन सिस्टम से हो रहा है, इंफॉर्मेशन आप लोगों को हासिल होती है उस वक्त जिस वक्त। और अगर आप लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते तो इसका मतलब है कि कंपलसरी है कि आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। अगर आप लोग बैलेंस नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि ये सारे फैक्टर जो है इनके बारे में आप नहीं बता सकते। इसी तरह आप लोगों ने फिजिकल स्टेट भी केमिकल इक्वेशन के अंदर मेंशन करनी है, शो करनी है, क्योंकि उसकी बेस पर ही हम इंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को एग्जैक्टली बता सकते हैं। और अगर आप लोग इसको गैस फेज, लिक्विड फेज या सॉलिड फेज में मेंशन नहीं करोगे तो आप लोग ना ही ये बता सकते हो कि सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा हैं किसके कम हैं, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू कम है या ज्यादा है, क्योंकि ये हम फिजिकल जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसकी मदद से और उसकी जो स्टेट है, जो आप लोगों को जो उसका फेज है उसकी मदद से ये सारी चीजें आप लोग कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने जब भी केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उसको बैलेंस फॉर्म में लिखना है और उसके जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी साथ में मेंशन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट Yes, है कि sir. हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जब भी सॉलिड से लिक्विड में मटेरियल को चेंज करते हैं या लिक्विड से सॉलिड में चेंज करते हैं या सॉलिड से डायरेक्ट वेपर फॉर्म में किसी भी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं होती सर है बहुत ज्यादा किसी भी डिस्टॉर्शन हो सॉलिड रही है। कन्वर्ट करने के लिए उसको हम मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग फिर से हो रही है डिस्टॉर्शन। सॉलिड से लिक्विड फेज में किसी भी, यहाँ पर तो आवाज क्लियर आ रही है, आपके पास किस तरह डिस्टॉर्शन हो रही है? सर वो पहले से भी हो रही है सर वो लास्ट लाइन पे ज्यादा हो रही है। नहीं, ये वीडियो भी मैंने आप लोगों से शेयर करनी है ना, और ये वाले पॉइंट जो है हम दोबारा से जिस वक्त ऑन कैंपस क्लास होंगे तो उस कंडीशन में भी जो भी कंफ्यूजन होगी तो ये हमने ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ओके सर। जिस वक्त हम सॉलिड को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जो एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी सॉलिड मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है किसी भी लिक्विड मटेरियल को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है किसी भी सॉलिड मटेरियल को डायरेक्ट वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। और इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो है वो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है क्योंकि इसमें हम सॉलिड को डायरेक्ट वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हमारे पास एनर्जी जो है वो लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है और सबसे कम एनर्जी रिक्वायर होती है सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने के लिए। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी सॉलिड मटेरियल को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कंज्यूम होती है वो इक्वल होगी
इंथाल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन प्लस इंथाल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि इसमें हम एक फेज से डायरेक्ट ही थर्ड फेज में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब है कि इसमें हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है और इसकी टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल होगी इंथाल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन प्लस इंथाल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन। इसी वजह से हम इंथाल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन को लिख सकते हैं कि इंथाल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू इंथाल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन प्लस इंथाल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर है यहाँ तक। कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। इसका मतलब आगे चलें? यस सर सर। आज के लिए इतना ही काफी है। सर आगे नहीं जाना, बस बहुत है। नहीं सर, इतने काफी है। नहीं चलते, यहाँ पर ही रुक जाते हैं। सर एक दफा लास्ट, देख लें अगर कोई एक्सक्यूज पॉइंट मी क्लियर सर, नहीं हुआ लास्ट तो वो आप लेक्चर लोग की रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे आप? जी मैं सारी की सारी ही शेयर कर दूंगा। मैं LMS में जो चलने वाला LMS आपके सामने नजर आ रहा सर आप ईमेल पे शेयर कर दें रिकॉर्डिंग। चल नहीं रहा है। अगर ये जिस वक्त भी चलता है तो मैं दोबारा से चेक करके रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो मेल के जरिए शेयर कर देता हूँ। सर आप वाई ईमेल पे शेयर कीजिएगा। ठीक है सर जी, आपने मैं जो मेल के बोला जरिए शेयर कर देता हूँ। कांस्टेंट वॉल्यूम जो एंथैल्पी चेंज होता है वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के इक्वल होता है, तो अगर कांस्टेंट प्रेशर हो तब उसकी हीट के इक्वल होगा एंथैल्पी चेंज? इंथैल्पी प्लस वर्क, हीट प्लस वर्क के इक्वल होगा। कांस्टेंट प्रेशर पर? जी ओके सर, थैंक जी, अटेंडेंस लगा देते हैं। वो स्टूडेंट नाम सुन लें जो एब्सेंट हैं, अगर प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। सबसे पहले है आमना नजीर। सर आमना प्रेजेंट है। लगा दें प्रेजेंट। इसके बाद अज़का। प्रेजेंट सर। इसके बाद है हसनैन। ईशा शाहिद। सर इसके भी लगा दें हैंड रेज़ लगा। कहाँ हैं? सर उसने हैंड रेज़ किया हुआ है। ठीक है ईशा। इसके बाद काशिफ खान। यस सर। ओके काशिफ। इसके बाद मलाइका है, मलाइका खान। काशिफ आपका अटेंडेंस लगी है। मलाइका है? सर वो एब्सेंट है। मलाइका एब्सेंट। मोहम्मद औरंगजेब। सर मरियम लियाकत। ओके मरियम लियाकत हो गई है। इसके बाद नौमान मुनव्वर। प्रेजेंट सर। इसके बाद नूर। प्रेजेंट सर। नूर के बाद सिदरा। प्रेजेंट सर। इसके बाद सुभान बाबर। सुभान एब्सेंट। सैयदा फातिमा। सैयदा फातिमा जबीन। यूसुफ अली। वो भी प्रेजेंट है, उसने हैंड रेज किया। यस सर, उसने चैट बॉक्स में। ठीक है यूसुफ के अटेंडेंस
सैयदा फातिमा जबीन इस लेक्चर में एब्सेंट है, सुबान बाबर इस लेक्चर में एब्सेंट है, मलाइका खान इस क्लास में एब्सेंट है। बस ये 3 स्टूडेंट जो हैं वो एब्सेंट है इस क्लास में, बाकी प्रेजेंट है। एक्सक्यूज मी सर। जी निम्रा। सर मुझे ना पोर्टल पे टाइम टेबल शो हो रहा है ना, आपने आज मेल किया ना कि अटेंडेंस में नाम है। निम्रा आपका ये सेक्शन नहीं होगा, आप किसी और सेक्शन में होंगे। तो सर मैंने चेंज करवाया ना लास्ट टाइम आपके पास आके। फिर अभी आपका ऐड नहीं हुआ होगा। आपने ऐड किया था निम्रा सिद्दीक? जी सर। क्योंकि ये वो लिस्ट है जो इसमें जिसमें जो भी न्यू स्टूडेंट ऐड हैं वही जस्ट जिनकी टाइम ये है। कोई सेक्शन वगैरह तो कोई और ऐड नहीं किया था, ये N1 सेक्शन है। जी सर ये वाला ऐड किया था। फिर मेरे ख्याल में शायद ऐड नहीं हुआ है आपका। यूनिवर्सिटी में हम ये निकाल रहे हैं डेली, आप यहाँ पर अलीना तो उससे यानी मिलकर इसको कर सकते हैं। ओके सर थैंक यू। ठीक है, अब आप लोग लीव कर सकते हैं। सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।